नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 26वां अध्याय। बकुल कथा के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखिकाओं की कहानियों का लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 26वां अध्याय। अपने मन में सोचने के लिए रेलगाड़ी ही तो आदर्श जगह है। डब्बे भर आदमियों के बीच भी तुम मजे में निश्चिंत मन लिए अकेले रह सकते हो। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई मन के भाव को पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अनामिका देवी अभी सोच रही है सजली दी से पहली भेंट की अवस्था कैसी होगी। देखते ही क्या उमंग कर दौड़ पड़ेंगी सजली दी, या शांत गंभीर स्वागत से मन के जमे हुए अभिमान को प्रकट करेंगी। अनामिका ही क्या जाकर शोरगुल मचाएगी, ओ सजली दी, कितने दिनों के बाद तुझे देखा है। या क्यों री पहचान रही है, या शक्ल भूल ही गई है ना। उस बात का उल्टा दबाव पड़ सकता है। सजली दी शायद छट बोल उठेंगी। शक्ल भूलने की गुंजाइश कहाँ। पत्र पत्रिकाओं में तो अक्सर शक्ल देखने को मिल जाती है। पत्र पत्रिकाओं में छपे चेहरे पर हंसी मजाक किया जा सकता है, परंतु मन का चेहरा उसके अनुकूल नहीं। मानो वह मन केवल सजली दी कहकर ही चुप हो जाना चाहता है और कोई बात नहीं। खैर, यह तो रही सजली दी की बात। और वह लड़की उसे क्या कहेगी। वह निश्चय ही दौड़कर लिपट जाएगी। बदन पर नाक रगड़ रगड़ कर एकाकार होने का भाव प्रकट करेगी। हावड़ा से चंदन नगर इलेक्ट्रिक ट्रेन। फिर भी लगता है रास्ता खत्म नहीं होना चाहता। उस लड़की के पहले आवेग की आंधी की कल्पना करते करते धीरज छूट रहा है। परंतु कल से अनामिका को भाग्य का थप्पड़ खाना ही लिखा था शायद, इसलिए वह आंधी आकर टूट नहीं पड़ी। सजली दी उसे देखकर ठिठक गई। धीरे से कहा, तू? उसके बाद और धीरे से बोली, तू कब आई। हठात एक भयानक भय से अनामिका का कलेजा हिम हो गया। लगा कल की तरह आज भी कोई निदारुण संवाद उसके इंतजार में है। अनामिका क्या सीढ़ी पर बैठ पड़े। मुंह देखकर पारुल ने शायद मन की बात समझी। कहा, डर मत, लेकिन खबर सचमुच ही बड़ी बुरी है। वह छोकरा सभी तो जानते हैं, कई दिन पहले चला गया था। सवेरे अचानक जाने कौन आकर खबर दे गया। सजली दी जरा रुकी, उसके बाद बोली, वह छोकरा शायद किसी कारखाने में काम करता था। वह जाने किससे क्या झंझट हुई थी। बम वम मारा है, जिंदा भी है या नहीं कहा नहीं जा सकता। सुनते ही लड़की ऐसे चली गई, ठीक से समझ ही नहीं सकी। अनामिका ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, वह आदमी चीना जाना था या अनजान। चीना कहाँ से होगा, बिल्कुल अनजान था। गजब है, कल ही तो उस लड़के से मेरी भेंट हुई। यह खबर बिल्कुल सही नहीं भी हो सकती है। कोई बुरा आदमी मालूम होता है किसी मतलब से। मैंने यह बात उससे कही थी, उसने सुनी ही नहीं। उन्मत्त की तरह उसके साथ दौड़ती हुई चली गई। और तू भी इतने दिनों के बाद आ जाई बकुल। बकुल ने निश्वास फेंका। बकुल को लगा कहीं उनका भरा भराया बक्सा था, वह बक्सा अचानक खाली हो गया। काहे का बक्सा, क्या भरा था उसमें। चल कर बैठ, सजली दी ने कहा। उसके बाद स्वागत का पहला पर्व भी समाप्त किया। परंतु इतने दिनों के बाद प्यार के दो प्राण एक होकर भी कहीं मानो विच्छिन्न ही रहे। सुर कट गया है, बीच में मानो एक गूंगी दीवार है। वह पगली लड़की बकुल के कष्टों के दुर्लभ आयोजन को बेकार करके चली गई। लेकिन कहाँ गई, ढूंढे कहाँ मिलेगी वह। हाँ, जो आदमी कहने आया था वह अगर सही आदमी हो तो ढूंढने की जगह है। एंटाली के पास के एक अख्यात अस्पताल का नाम शायद कहीं कहा था उसने। लेकिन आदमी सही ना हो तो फिर भी तो कोई बात ही नहीं। जो लड़की खो जाऊंगी यह प्रतिज्ञा करके घर से निकल आई थी, फिर भी खो नहीं सकी। उसके दुष्ट नक्षत्र ने अब यह मौका ला दिया। असंख्य लोगों की भीड़ भरी इस दुनिया में कहीं किसी जगह खो गई थी वह। थोड़ी देर के बाद गंगा के किनारे के उस बरामदे पर दोनों बैठी। और इतनी देर के बाद शंपा के सिवाय एक बात बोली बकुल। बोली, तू यहाँ से एक दिन के लिए क्यों नहीं हिलना चाहती। आज मैं यह समझ पा रही हूँ रे सजली दी। रही है सजली दी हंसी। तू काम के समुद्र में उबडूब करती है और मैं आकाश के अवसर पर गंगा तट पर बैठी लहरें गिना करती हूँ। तुझे देखकर ईर्ष्या हो रही है सजली दी। मन में होता है काश मैं तेरे जैसा जीवन पाती। पारुल की अभ्यस्त कौतुक प्रियता जाग उठी। बोली, गजब हो जाता, बंगाल की एक दुर्दांत लेखिका खो नहीं जाती।
उससे तो कोई हर्ज नहीं था। नफ़ा और नुकसान का हिसाब सब समय अपने आप रहता है। पारुल ने कहा। इस लड़की ने समझा भला, पागल की तरह उसके चले जाने से कहाँ क्या नुकसान हुआ। मतलब कि घूम फिर कर उस लड़की की ही बात आ गई। अद्भुत लड़की है, पारुल ने कहा। दुर्लभ लड़की। उसे उसके माँ बाप समझ ही नहीं सके। अवश्य नहीं समझ सकना ही तो स्वाभाविक है। आम तौर से जिन माल मसालों से हमारे दुनियादार लोग तैयार होते हैं, उसमें उन माल मसालों की बला तो नहीं है ना। जो है वह दुनियादारों का अनपहचाना ही तो है। तुमसे भी तो वैसा ही उल्टा पुल्टा माल मसाला है। बकुल मुस्कुराई। तुझे भी इसलिए कोई कमी समझ नहीं सका। तुझे भी तो इसलिए कभी कोई समझ ही नहीं सका सजली थी। मेरी छोड़, अपने को लेकर आप ढोती हूँ। मोहन शोभन की क्या खबर है रे सजली थी? अच्छी, खूब अच्छी। अक्सर नई पदोन्नति की खबर देता रहता है। पुरानी गाड़ी बेचकर नई ली है, यह खबर भेजता है। जरा ताकती रहकर बकुल ने कहा। अच्छा सजली दी, तो दुनिया में वास्तव में अपना कहने को क्या कोई नहीं है? क्यों नहीं? पारुल ने कहा। लेकिन उसे संपर्क की सीमा में खोजने जाना विडंबना है। देवक्रम से जुट गया तो जुट गया। सोचा था तेरे पास 2-3 दिन रहूंगी, बकुल ने कहा, लेकिन मेरे भाग्य में उतना सुखी है भी कि नहीं। पारुल हंस उठी, बोली, वही देख रही हूँ। कल से कितने 100 मरतबे जो मैं कलकत्ते चली गई और वह अस्पताल खोजती फिरी, इसका ठिकाना नहीं। लेकिन वास्तव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू आई है, तेरे साथ जाया जा सकता है। तू चलेगी? सोच रही थी। वह लड़का इतने दिन रहा, बीमारी भोगता रहा, माया सी हो गई। पारुल चुप हो गई। और भी कुछ देर तक बातें होती रहीं इस पर कि उस आदमी ने सच कहा है या नहीं। शहर में ऐसी धोखाधड़ी कितनी होती है। फिर भी शंपा नाम की उस लड़की को तो खो जाने नहीं दिया जा सकता। बड़ी देर के बाद बकुल बोली, उसी समय अगर उसके साथ चली जाती। बाद में 100 बार यही सोचा, लेकिन घटना इस कदर आकस्मिक घट गई। कौन पुकार रहा है कहकर नीचे उतरी। उसके 2 मिनट बाद उध्रव मुंह ऊपर आई, बोली, सजली बुआ, सत्यवान को किसी ने बम मारा है, शायद मर गया है। मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? जा रही है? कहाँ जा रही है? किससे कहा? किससे कहा? इन सवालों का जवाब ही नहीं दिया। जिस हालत में थी उसी हालत में चली गई। मैं पीछे पीछे ही उतरी। उस आदमी को देखा, कल कारखाने का आदमी जैसा ही था। संवार कर बोलना भी नहीं जानता। जो कहा उसका सार यही। सो भी जरा जिरहा करूं, इसका भी समय नहीं मिला। मुझे लड़की बोल उठी, पूछने का समय बहुत मिलेगा बुआ। अभी भी अगर मर नहीं गया तो जाकर देख पाऊंगी। कहकर वह आदमी जिस साइकिल रिक्शे पर आया था उसी पर चढ़कर उसकी बगल में बैठ गई। आंखों के सामने ही रिक्शा निकल गया। वे ऐसे चले जा सकते हैं? निश्वास छोड़ते हुए बकुल ने कहा। पानी नहीं मानते, आग नहीं मानते, कांटों का जंगल नहीं मानते, धड़ धड़ाकर चले जाते हैं। यह शक्ति उन्होंने कहाँ से संजोई है, क्या जाने। पारुल ने हल्का हंसकर कहा, यह तेरे जैसों की ही तो जानने की है, जिनका काम समाज तत्व और मन तत्व से है। मैं मगर निकम्मी हूँ। गंगा की लहर गिनते हुए जो कुछ सीखा उससे मुझे क्या लगता है जानती है? सारे ही भय की मूल बात है असुविधा में पड़ने का भय। उसी भय को जीत कर बैठे हैं वे। बकुल ने धीरे से कहा, असुविधा में पड़ने का भय? और नहीं तो क्या, बता। मैं कहती हूँ असुविधा का, तू शायद कहे विपदा का। सो यह विपदा ही क्या है? असुविधा के सिवाय और कुछ? हमारे अभ्यस्त जीवन में, हमारी अभ्यस्त दैनिक जीवन यात्रा में कहीं आ जाते ही हम कहते हैं कैसी विपदा है। इसलिए उच्च से तुच्छ विशृंखलता मात्र ही हमारी विपदा रोग है। रोग शोक में जितनी विपदा, बेटे की नौकरी छूट जाने में भी उतनी ही विपदा। जमाई के यहाँ से मन मुटाव, पड़ोसी से मन मुटाव, जरूरी चीज़ों का खोना, कीमती चीज़ों का खो जाना, बाजार का दर बढ़ना, पुराने नौकर का चला जाना, हमारे लिए यह सब विपदा है। इसका मतलब कि उन सब कुछ में हमें असुविधा होती है। मेरे मोहन की बहू को तो नौकर बीमार पड़ जाए तो सर्वनाश, मुसीबत, विपदा, यह सब कहती है। कहती हुई सैरिडॉन खाकर सो जाती है। कहते हुए दोनों हंस पड़ी। उसके बाद पारुल ने फिर कहा, यह सब देख देख कर, सुनकर, अर्थात इतने दिनों से मानव चित्त और समाज चित्त का अनुबोधन करके समझ लिया है, सारे ही भय का मूल है विपदा का भय। यह जो मैं कल कितनी 100 बार उसे ना देखे अस्पताल के आसपास घूमती मरी, कहाँ नसीब में जो भी हो बदा हो कहकर निकल तो नहीं सकी। डर लगा, क्या पता बाबा कितनी तरह की मुसीबत में पड़ सकती हूँ। वे लोग यही भय नहीं करते। वे सिर्फ यह सोच लेते हैं कि यह मुझे करना है और उसके लिए जो भी करना है सब करना होगा। असुविधा होगी, विपदा आएगी, इन बातों को कोई बला नहीं। गंगा में खूब हवा उठी, बदन सिरसिर करने लगा, फिर भी बैठी ही रही वे। बकुल ने अन्यमनस्क सी होकर के कहा, वे लोग और एक बड़ी चीज से नहीं डरते।
वह है लोक निंदा। लोग क्या सोचेंगे इस पर मगज पच्ची नहीं करते, जो कि हमारे समय में चिंता की सबसे बड़ी बात थी। पारुल जरा हंसी। सो तो है, नाते में मेरी एक नानी सास थी, बुढ़िया। बात बात में मुहावरा छाटती थी। कहती, जिसे जिसे किया छी उसका कुछ रहा भी। कहती, लोकप्रिय नहीं जिसके निकट आदमी वह बड़ा विकट। हम लोगों के युग ने हमें उस का जूजू का डर दिखाकर ही काबू में रखा। बकुल ने निश्वास फेंक कर कहा, लेकिन यह लड़की जिस दिन चली आई किस आसानी से चली आई। बाप ने कहा मेरे यहाँ यह सब नहीं चलेगा। बेटी ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हारे यहाँ से चली, बस हो गया। पल भर के लिए यह नहीं सोचा कि इस आश्रय को छोड़कर मैं जाकर कहाँ खड़ी होंगी। एक बार को भी नहीं सोचा मेरे यूं चले जाने को लोग किस दृष्टि से देखेंगे। यही तो बात है। पारुल ने कहा, जो जात शब्द की नहीं मानते उन्हें जात जाने का क्या डर। ये देख रहे हैं, सुविधावादी धुनी जला जलाकर धुएं का पहाड़ बनाकर कहते हैं ये हिमालय है, ये अलंघ्य हिमालय है। इस युग में जैसे ही उसे धक्का लगाकर देखना चाहा, देखा पत्थर नहीं है, धुआं है, और उसे आसानी से पार किया जा सकता है। यह लड़की भी चली गई झूठ के पहाड़ को भेद कर। जैसे ही उसने जाना, बाप के यहाँ मेरा चाहे जो भी हो मर्यादा नहीं है, उसी क्षण तय कर लिया यह घर छोड़ना पड़ेगा। मन का ऐसा जोर हमसे कभी था, हम में था। असमान का कितना इतिहास, अमर्यादा की कितनी ग्लानि ढोते हुए हमने आश्रय को बरकरार रखा, अभी भी रख रहे हैं। अभी भी दृढ़ विश्वास है, राजेंद्र लाल स्ट्रीट के ईंटों के उस पिंजरे में ही शायद मेरी मर्यादा और मेरा सम्मान है। उसके घेरे से निकलते ही लोग मेरी तरफ कौतूहल की दृष्टि से देखेंगे। उस पिंजरे की सीखचों में जंग लग गई है, फिर भी उसी को पकड़े बैठे हैं। पारुल ने कहा, जिसके मन में की जैसी बनावट, तू यदि साहस करके निकल आती, देखती लोग उसी को मान लेते। वही बात तो कह रही हूँ, साहस कहाँ है। पारुल ने जरा हंसकर कहा, तू इतनी लेखी क्या है, फिर भी तुझ में साहस ज्यादा है। देख ले, अकेली रह गई, अपने सगों की निंदा से नहीं डरती, लड़कों के गुस्से को परवाह नहीं करती, चोर का डर, भूत का डर कुछ भी नहीं। वैसे ही सबसे अलग होकर पड़ी है, सब ने तुझे त्याग दिया है। बकुल ने जरा हंसकर कहा। पारुल भी हंसी, बोली, जो बड़ी आसानी से मुझे त्याग सकते हैं उनके विच्छेद की क्षति कहाँ है बता। जो नहीं है उसके खोने का क्या नुकसान, सब तो शून्य पर है। तेरा ही हिसाब क्या बिल्कुल सही है सजली दी, उधर भी तो ऐसा एक हिसाब रह सकता है। सीधे अपने लड़कों की ही बात ले। अब वे भी तो सोच सकते हैं कि माँ यदि प्यार रहता तो हमें छोड़ सकती थी। मामला बड़ा महीन है रे बकुल, यह कहना समझना कठिन है, केवल अनुभव में से ही पकड़ा जा सकता है। तू तो उस रस से वंचित गोविंद दास है। दुनिया में जो दो श्रेष्ठ रस हैं, उसके मजे से कतराकर काल्पनिक आदमी के दाम्पत्य जीवन और मातृ स्नेह लेकर कलम पर धार चढ़ा रही है। मैंने उन्हें मुक्ति दी है, वे कहते हैं माँ ने हमें त्याग दिया है। मैं अगर उन्हें जकड़ती, वे कहते बाप रे यह तो ऑक्टोपस की जकड़ है। तो बता, माँ में यदि वास्तविक प्यार हो तो वह क्या करेगी, अपना सुनाम दुर्नाम देखे या संतति को उस ऑक्टोपस की जकड़ से मुक्ति दे। तेरा क्या ख्याल है। सभी बंधन ही सोचते हैं, तेरा क्या ख्याल है। क्या जाने, अरे बाबा वही तो स्वाभाविक है। पारुल, चिड़िया का बच्चा जब अंडे से निकलकर उड़ने जाता है, उस समय वह आह कितने इतने दिनों तक इसी ताक में था कि सोचकर अंडे के छिलके को पीठ पर लेकर उड़ता है। यदि मजबूर होकर उसे यही करना पड़े तो उसके उड़ने के लिए आकाश छोटा नहीं हो जाएगा। तो फिर दुख करने का क्या है, कुछ नहीं, यह सिर्फ आलोचना है। और यह तो कुछ आज की बात नहीं है, सदा की है। वह कहाँ मिलेगा मुझको, मेरा मन का मानुस कहाँ है वह निधि। मन का मानुष्य यह सोने का पत्थर कटोरा सजली थी, उसे कोई नहीं पाता। लेकिन गोविंद भोग ना मिले तो साग सत्तू से तो चलाना पड़ता है। चलाए, जिसे जिससे चलाना है वही करे। पारुल ने कहा, जो रास्ते के किनारे बैठ पड़ा है उससे राह चलने वालों का संग साथ नहीं मिल सकता। वह बैठे बैठे ही देखेगा चलते चलते कोई उसके लिए बैठ जाता है या नहीं। हवा जोर की थी, आपस की बात भी नहीं सुनी जा रही थी। चिल्लाकर गप करना हास्यकर है, यह कोशिश नहीं की। सर्दी लग रही थी, आंचल खींचकर चुप बैठी जोरों की हवा में गंगा का दृश्य देखने लगी। लेकिन आंधी के सामने रहूंगी यह सोचकर क्या सचमुच रहा जा सकता है। कुछ देर बाद पारुल ने कहा, भीतर चल। पारुल के कमरे की आडंबरहीन साज सज्जा ने बकुल की आंखें जुड़ा दी। कितने कम उपकरण से चल जाता है पारुल का काम। बकुल को राजेंद्र लाल स्ट्रीट के मकान की याद आ गई। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं की भार से लदा हुआ वह मकान मानो कुश्रित्व की प्रकाष्ठा दिखाने के लिए टिला हुआ है। उसे हल्का करे यह इच्छा किसी की नहीं। अलका की इच्छा थी, उसने उस इच्छा से
सबको काम में लगाया। अलका के हिस्से के जितने ढक्कन वक्कन थे सबको सास के कमरे में चालान करके अपने हिस्से को सजा गुजा कर सुख से समय बिता रही है। और अलका की सास, उन्होंने पुरानी गृहस्थी में जो जहाँ था सबको कलेजे से लगाकर लाकर अपने घर में कमरे में भर लिया। श्री सुषमाहीन वह असबाब पत्थर केवल बड़ी गृहिणी की मूर्खता का साक्ष्य वहन कर रहे हैं। उस घर में क्या है और क्या नहीं। बकुल को शायद ही घर के सब कमरे दालान में पांव रखने का मौका मिलता है, फिर भी जब मिलता है तो बड़ी भाभी के कमरे में जाने से उसका दम घुटता है। बकुल को पता नहीं घर में दिया सिलाई की भी जितनी डिब्बियां खाली होती हैं सब किस मंतर से बड़ी भाभी के कमरे में चली जाती हैं, और वे बड़ी भाभी के किस काम आती हैं बकुल नहीं जानती। किस काम आते हैं उनके घर के यही जीवन के फ्यूज हुए बल्ब, गृहस्थी के सड़े फटे कपड़ों की कोर, खाली हुए टीन, डिब्बियां, शीशी, बोतल। विधवा होने के बाद से जंजाल जमा करने की यह प्रवृत्ति बड़ी भाभी में चौगुनी बढ़ गई। एक ही तकिए से तो चला जाता है, लेकिन उन्होंने सिरहाने में चौकी पर कम से कम 1 दर्जन तकिए जमा है किए, अपने भले बुरे छोटे बड़े सब हाल में। उनका यह बीनते फिरना देखकर कोई हंसता है तो बहुत खींचकर कहती हैं, रखूं नहीं तो क्या बिखेर कर सब बर्बाद कर दूं? चले जाने पर कोई मेरे लिए कर देगा? यदि कोई ज़रूरत पड़ जाए तुरंत कोई ला देगा? बड़ी भाभी का लड़का माँ के बारे में उदासीन है, इसलिए यह दुश्चिंता है। परंतु पारुल के लड़के, वही माँ के लिए वैसे क्या सचेतन है, परंतु पारुल कभी उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखती। पारुल मानो सब कुछ में स्वयं संपूर्ण है। लगता है जरूरत नाम की चीज को पारुल ने जीवन से निर्वासित कर दिया। पारुल का कमरा इसलिए रिक्तता में सुंदर है जैसी सुंदर है पारुल की निराभरण 2 कलाइयाँ। बाहुल्य कहने की दीवार पर रविंद्रनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर, बाकी सारी ही दीवारें खाली सादी। पारुल का कमरा देखकर बकुल अवाक हो रही थी, अच्छा लग रहा था। हंसकर बोली, तेरा घर द्वार देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है रे सजली दी। मेरा घर देखकर तुझे ईर्ष्या? हाँ हो रही है तो कर ईर्ष्या, लेकिन बहुत बड़े मूर्ख को भी यह नहीं होती। मूर्ख को ना होती शायद, मैं अपने को मूर्ख नहीं सोचती। पारुल ने कहा, कितने दिनों से किसी की कोई खबर नहीं जानती। बता, मेरे आ जाने से अब तक घर में क्या क्या हुआ है? बकुल ने हंसकर उत्तर दिया, किससे पूछा तूने? मेरे जानने की परिधि बड़ी छोटी है, मैं घर का तो कुछ भी नहीं जानती सजली दी। परसों तो नहीं लौटा है? वही एक दुख का इतिहास है। सुना है चिट्ठी की संख्या घटते घटते 0 हो गई है। छोटे भैया की सोचकर खराब हो जाता है, कैसी स्थिति है उसकी। अपने बाल बच्चों से भी इतनी यंत्रणा। वह सब छोड़ सजली थी, अपनी बता। मेरी क्या बात है? बात को ही जीवन में निर्वासित किए बैठी हूँ और समाज संसार की ओर ताक कर देखती हूँ। देखती क्या है? देखती हूँ उसकी वज्र घाट से कैसे बचकर भागी। गनीमत है कवि ववि नहीं बन गई, वरना तेरे लिए एक ऐसा घर बनाकर रख गया। जभी तो इतना कवित्व है तेरे अंदर। पारुल ने निश्चिलता से कहा, सो तो है, अब केवल इसके लिए उस आदमी के प्रेम में पड़ना शुरू किया है। तो अब पूछूं बकुल की कहानी का क्या हुआ? पारुल ने कहा, मैं भी वही सोचती हूँ क्या हुआ। उसके बाद धीरे से बोली, अब लिखकर भी क्या होगा? निर्मल दा तो पड़ेगा नहीं। इसके बाद दोनों चुप हो गई। शायद बहुत दिनों पहले खो गए निर्मल नाम के उस पुरुष के मुखड़े को याद करने की चेष्टा की। बड़ी देर के बाद पारुल ने कहा, निर्मल की स्त्री कहाँ है? ठीक नहीं जानती, शायद वहाँ जहाँ उसका लड़का काम करता है। बकुल ने कभी किसी भी कारण से किसी के सामने निर्मल का नाम लिया है कहाँ याद नहीं आता। आज ही हठात बोल बैठी, लिखकर ही क्या होगा? निर्मल तो पड़ेगा नहीं। बकुल खुद ही अचंभे में नहीं आ गई। बकुल ने कभी सोचा था कि लिखकर क्या होगा निर्मल नहीं पड़ेगा? नहीं सोचा। यह सोचने के लिए भी एकांत गहरी अनुभूति की जरूरत है। अब बकुल के जीवन में वो नहीं है। बकुल हाट की है, इसलिए स्वेच्छा से हाट में उतरी थी। उसे कभी छुट्टी नहीं मिली, इसलिए खुद ही उसे कभी पता ही नहीं चला कि अनेक गहराई में आज भी कभी छद्म वेश विहीन बकुल उदासीन मन से बैठी है। सोचती है लिखकर क्या होगा? निर्मल तो नहीं पड़ेगा। आज का यह नितांत निर्जन परिवेश, गंगा के किनारे बरामदे पर जोरों की हवा और बचपन की संगनी सजली दी के आमने सामने यह बैठना, सब ने मिलकर मानो उस कुंठित संकुचित नाजुक बकुल को उसके अवचेतन के स्तर से खींच ही लिया। जब छोटी थी, जब मन में कोई वक्तव्य नहीं था, तब भी इन दोनों बहनों को इसी तरह काफ़ी रात तक बात करने की आदत थी। पिताजी की नींद टूट जाने के कारण डर से फुसफुसाकर माँ बाप के कमरे के पास ही इन दोनों का बसेरा था। पतली एक टुकड़ी जगह से
उस कमरे में आजकल बेकार का जंजाल भरा रहता है। बकुल कभी उधर जाती है तो देखती है। कमरे को अब पहचाना नहीं जा सकता। अवश्य उन दिनों भी केवल इन्हीं दो बहनों का कमरा नहीं था। उसकी दीवार के किनारे ट्रंकों की कतार थी, जाल वाली अलमारी, पानी की सुराही रहती थी। बकुल पारुल के लिए खाट चौकी भी नहीं थी। रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोया करती थी दोनों। फिर भी कमरा कमरा जैसा लगता था। अब पहचाना ही नहीं जाता, और जब पहचाना जाता था तब वह दो तरुणी स्त्रियों की अप्रयोजनीय अवान्तर अर्थहीन बातों से मुखरित हो उठता था। रात हुए बिना तो पारुल की कविता की कॉपी नहीं खुलती थी, और बकुल की कॉपी तो उस समय मानस लोक में ही थी। उसके बाद बिहाई पारुल पारुल बीच बीच में आया करती तो रात भर गप्पे हुआ करती। बकुल की कॉपी तब धीरे धीरे प्रकाश का मुख देख रही थी, और पारुल की कॉपी प्रकाश का मुंह देखने की कल्पना त्याग कर अंधेरे में डूबती जा रही थी। संदेह रोगग्रस्त किंतु बिल्कुल पत्नीगत प्राण पति अमल बाबू का सारा आक्रोश उस कॉपी पर है। यह ताड़कर उदासीनता की हंसी हंसकर पारुल की कॉपी बक्से के नीचे डाल दी गई। बकुल कहती, इस यहाँ भी नहीं ले आई, मैं तो देखती। पारुल, दूर, मैं अब लिखती ही नहीं, बेकार की बातें लिखकर क्या होगा। यह पारुल की विनय थी। लिखना वह छोड़ नहीं सकी, केवल उसे गहरे अंतराल के चीज करके रखा। अभी भी क्या कभी कभी लिखती नहीं है। बकुल, मेरी सोना सजली थी, निकालना, देखूं तो मैं वो सब इतिहास। पारुल हंस उठी। बत्ती जलाने गई तो देखा जाने कब का फ्यूज हो गई है। देख लिया ना, बच्चे की तरह हंसकर पारुल ने कहा। मेरे जीवन और कविता का यही प्रतीक है, बत्ती फ्यूज्ड। बकुल हंसी नहीं, थोड़ी चुप रहकर बोली, सुबह की गाड़ी से जाना है, तुझे तो बहुत पहले ही उठकर वो सब सहज लेना था, अंधेरा हो रहा है। पारुल के गले की उस हंसी का खुमार जाता रहा। नारे बकुल, मेरा जाना नहीं होगा। नहीं जा रही है तू? नहीं, मैंने सोच कर देखा, मेरे इस जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तेरे साथ साथ घूम कर सिर्फ बाधा ही खड़ी करूंगी। और फिर जरा शुण हंसकर बोली, यह बेशक मेरी इच्छा की फसल है, फिर भी सोचती हूँ कहीं वह लड़की घटनावश आजकल में लौट ही आए। बात यह युक्तिहीन नहीं। बकुल ने कहा, तो तू सो जा, जाते वक्त मैं तुझे जगा कर कह जाऊंगी। पारुल ने कहा, उसे तो बल्कि तू ही सो जा, मैं जगा दूंगी। फिर दोनों हंस पड़ी। पता था नींद किसी को नहीं आएगी।